नमस्ते, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे थे, यानी कि हम पाचन तंत्र प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी कर रहे थे, लेकिन बीच में एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आया कि मुझे अपने इस टॉपिक को मिस करना पड़ा। लेकिन हमने मिस नहीं किया है, हम पार्ट 2 उसका लेकर आए हैं। और अगर अभी तक आपने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं देखा है जो कि रिपब्लिक डे के ऊपर है, तो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखिए, मैंने यहाँ से ड्यूडेनम से शुरुआत की है, यानी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन रहता था। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं हमने पढ़ा क्या क्या था। मैंने आपको बताया था 5 स्टेप की प्रोसेस। इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, हम खाना अंदर ले रहे हैं। डाइजेशन, उसका पाचन कर रहे हैं। एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन, यानी खाना फूड एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद वो यूटिलाइज हो रहा है, एसिमिलेट हो रहा है। देन इजेशन यानी कि डिफिकेशन, बॉडी से वेस्ट बाहर जा रहा है। तो हम कुछ स्टेप्स पढ़ चुके थे। हमारा डाइजेशन अभी कंटिन्यू है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत वास्ट प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं आगे। हमने पढ़ना शुरू किया था कि माउथ से ही हमारी ये जो बकल कैविटी है, यहीं से खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है अलग अलग एंजाइम्स की मदद से। फिर हमने पढ़ा ईसोफेगस यानी फूड पाइप के जरिए वो हमारी जे शेप, जो कि मस्कुलर बैग क्या है, हमारा स्टमक है। स्टमक में आता है, 2 से 4 घंटे रहता है। अलग अलग टाइप के गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम जा रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गन कैसे एक्ट करते हुए खाना इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। एज यू नो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारे बॉडी का डाइजेशन वहीं पर कंप्लीट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम, जिसे मैंने पक्वाशय लिखा है, बेसिकली ड्यूडेनम में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। ये एक सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि शॉर्टेस्ट कह सकते हो, सबसे छोटी सेगमेंट है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, यानी जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है। इसे पक्वाशय कहते हैं। और इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें पार्शियली डाइजेस्टेड यानी कि जो अध पचा हुआ खाना है, जो पूरी तरीके से पचा नहीं है, ऐसा खाना क्या है, स्टोर रहता है किसमें, ड्यूडेनम में एंटर करता है। और ऐसे खाने को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, ये शब्द अक्सर पूछा जाता है आपके जितने भी सीटेट एग्जाम होते हैं, सीटेट एस्टेट के, या जो भी टेट आप किसी भी स्टेट से दे रहे हैं, वहां पर क्या है, ये अक्सर प्रश्न आता है कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अगर हम बात करें रूमिनेंट्स की, वो जानवर जो जुगाली करते हैं, उनके पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कर्ड कहा जाता है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, तो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड काइम कहलाता है। ये तो था ड्यूडेनम, पक्वाशय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग ऑर्गन को किस किस टाइप के एंजाइम रिलीज करते हैं जो फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है लीवर यानी कि यकृत। लीवर के बारे में स्पेशल वीडियो बनाई थी, आपने जरूर देखी होगी। तो अब आपको वहां से कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया। हमने लीवर के बारे में आपको तब भी बताया, अभी लास्ट वीडियो में इसके पार्ट 1 में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कि इसका जो वजन है, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में लीवर का वजन 1.5 से 2 किलो होता है। ध्यान दीजिएगा, वो वेरी करता है थोड़ा बहुत बॉडी के साथ, तो 1.5 से 2 किलो के बीच में ही होता है लीवर का वजन। और बात की जाए कि ये कौन सा रस सिक्रीट करता है, तो लीवर अपने आप में एक ऐसा ऑर्गन है जो 500 से ज्यादा फंक्शंस को प्ले करता है रोल प्ले, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण एंजाइम को रिलीज करता है, जूस को, जिसका नाम है बाइल जूस, जिसका नाम हिंदी में पित्त रस है। जान लेते हैं इसके मीडियम के बारे में, इसके नेचर के बारे में, कि नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है यानी कि क्षारीय होता है। बेसिक नेचर के साथ साथ अगर ये बेसिक है तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से अबव होने वाली है। यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो हम पढ़ते हैं, पीएच वैल्यू वो 7 से अबव है, लेकिन बहुत ज्यादा अबव नहीं है। 7.7 इसका पीएच वैल्यू है। आपको इसका पीएच मान जरूर याद रखना है कि जो लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, उसका पीएच मान क्या है और उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो 7.7 के पीएच मान के साथ इसका नेचर क्या है, बेसिक है। तो जान लेते हैं कि बाइल जूस में मेन कंपोनेंट होता क्या है। तो बाइल जूस का मेन कंपोनेंट है 85% इसमें पानी होता है, जबकि 12% मेन बाइल का पिगमेंट होता है। ये जो हम बार बार बाइल जूस के बारे में पढ़ रहे हैं, इस बाइल जूस का वैसे काम है क्या, ये क्या करता है, आपने जो भी भोजन खाया उसमें प्रेजेंट फैट यानी कि वसा की मात्रा जो बहुत अधिक होती है,
ये उसे पचाने का काम करता है, यानी सॉल्यूबल फैटी एसिड्स बनाता है जिसको हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके और हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर सके। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। एक एंजाइम, कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो आपसे मिस हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आगे आप देख रहे हैं मैंने लिखा है पैनक्रियाज, जिसे हम अग्न्याशय बोलते हैं। बाइलिंगुअल चल रहे हैं, दोनों ही लैंग्वेजेस है। आई होप आपको समझने में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। पैनक्रियाज भी एक जूस सिक्रीट करता है, लेकिन देखिए मैंने आपको बताया, अभी हम पैनक्रियाज पढ़ रहे हैं, उससे पहले मैंने आपको बताया लीवर का। तो आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया होगा लीवर बाइल जूस जरूर सिक्रीट करता है, लेकिन बाइल जूस लीवर में स्टोर नहीं होता है। ये एक स्पेशल ऑर्गन में स्टोर होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, यानी पित्ताशय या फिर आसान भाषा में पित्त की थैली बोलते हैं। तो ये कहां पर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। और जब भी हम खाना खाते हैं यानी डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू होती है तो गॉल ब्लैडर से ये किसमें आना शुरू हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आना शुरू हो जाता है, ताकि खाने का डाइजेशन प्रॉपर हो जाए। तो ये अब आते हैं हम वापस पैनक्रियाज पे। पैनक्रियाज से रिलीज होने वाला जूस जो है वो पैनक्रिएटिक जूस है। कौन सा जूस है? पैनक्रिएटिक जूस, जिसमें अपने आप में तरह तरह के एंजाइम्स है जो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स को पचाने का काम करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इनके पीएच मान की। तो बात करें पैनक्रिएटिक जूस की, ये थोड़ा वेरी करता है। आप देख रहे हैं इसकी बहुत लंबी रेंज है कि 7.5 से लेके 8.3 तक हो सकता है। एज यू नो कि 7 अबव जितने भी हैं वो सब बेसिक हैं, तो ये भी किसकी ओर जा रहा है? बेसिक नेचर की ओर जा रहा है, यानी कि क्षारीय है प्रकृति में। तो 7.5 से लेके 8.3 तक पीएच मान जाता है किसका? पैनक्रिएटिक रस का। तो आगे देखते हैं एंजाइम। अब जानते हैं कि इनके अंदर प्रेजेंट एंजाइम का क्या क्या फंक्शन है, वो किसको किस में ब्रेक डाउन करते हैं। दोबारा से आपको बता देते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स वो बायो कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी आपकी प्रोसेसेस चल रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, उसको फास्टर करने का काम करते हैं। तो आगे देखते हैं, मैंने यहाँ पर 3 एंजाइम्स लिखे हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ट्रिप्सिन। अक्सर पूछा जाता है, मैंने आपको अभी पीछे ही कराया था कि 2 है आपके गैस्ट्रिक जूसेस में, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन जो मिल्क में पाया जाता है और पी से पेप्सिन जो पी से प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो भी क्या है? आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स से किसमें कन्वर्ट करता है। ये काम है आपका याद रखने का, क्योंकि एग्जाम के लिए आप बैठने वाले हैं। तो आप नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ, जो जो पढ़ाया जा रहा है सभी का सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिप्सिन देख रहे हैं, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन और पेप्टोन्स, यानी कि हालांकि मुंह से शुरू हो गया पचना, अब मुंह के बाद वो पेट में आया, पेट के बाद भी तो कई बार ऐसा होता है ना, जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो कुछ अमाउंट उसकी रह जाती है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है प्रोटीन और पेप्टोन का, वो लास्ट में कन्वर्ट होता है, जो कि है पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड। ध्यान दीजिएगा, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है, यानी प्रोटीन पे जब एंजाइमेटिक एक्शन होता है, वो ब्रेकडाउन होता है, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, अंतिम क्या बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, अमीनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड्स इसका अंतिम प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है। उसके बाद बॉडी इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, यानी कि ये ब्लड में क्या है, डिफ्यूज हो जाता है। आगे आप देख रहे हैं, नेक्स्ट मैंने लिखा है अमाइलेज। अमाइलेज की बात करें तो ये हमने अपनी सलाइवरी ग्लैंड में भी पढ़ा है, यानी कि जो लार ग्रंथियां होती है वहां भी हमने सलाइवरी अमाइलेज पढ़ा है। तो ये भी उसी तरीके का अमाइलेज है, यानी कि खाने में बचा हुआ जो भी स्टार्च है, चाहे वो आपकी चपाती के फॉर्म में चावल आपने खाया, उसमें जिस में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है, वो जो भी रह गया है मुंह से वो अंदर आ चुका है, वो किसमें कन्वर्ट करता है, इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो अमाइलेज करता है। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि है लाइपेज। लाइपेज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। जैसा कि हमने बाइल जूस पढ़ा, तो बाइल जूस में लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट, यानी कि जो भी आपके फैट है उसको इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में मदद करता है, उसको मेल्ट करने लगता है, यानी कि सॉल्यूबल फैटी फॉर्म्स में लेकर आता है, और इसका लास्ट प्रोडक्ट बनता है ग्लिसरीन और फैटी एसिड। आपको इन सभी के इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। समटाइम्स वो क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एंड पे रिएक्शन लिखी कि रिप्सिन रिमेनिंग प्रोटीन व्हिच लीड्स टू अमीनो एसिड, तो इस तरीके के वो
चार ऑप्शन दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, यानी नीचे जो ऑर्डर दिया हुआ है वो कौन सा सही है, तो उनमें एक में गड़बड़ मिल जाएगी आपको। यहाँ पे माल्टोज की प्लेस पे इधर क्या हो जाएगा, मान लो सुक्रोज रख दिया उन्होंने या स्टार्च रख दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एंजाइम का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है और उसके बाद वो एंड प्रोडक्ट क्या देता है। तो ये तो हो गया हमारा लाइपेज तक कि इमल्सिफाइड फैट मेन जो फैट को पचाने का काम करता है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो कौन करता है, लाइपेज करता है। आगे देखते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे अहम हिस्सा। अगर कभी मेन पार्ट पूछ लिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का तो स्मॉल इंटेस्टाइन से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मेन डाइजेशन है, जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसका केवल नाम ही छोटी आंत है, ये बहुत लंबी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, लेकिन इसका जो सरफेस एरिया होता है ना वो स्मॉल होता है, बारीक होता है। तो अब देख लेते हैं इसकी लेंथ की ओर कि अगर फीट में पूछा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन की 22 फीट होती है, और अगर मीटर में पूछा जाए तो इसकी लेंथ क्या होती है, 7 मीटर होती है। तो आपको इनकी लंबाई के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन है या फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन है। और एक जनरल सी बात है, पूछ लिया जाता है, आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा 3:1/2 टाइम्स, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन हम ह्यूमन बीइंग की, अगर आप अपनी इंटेस्टाइन की बात करें या मैं अपनी इंटेस्टाइन की, हमारी लेंथ का 3.5 गुना होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान दीजिएगा, 3.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ आवर बॉडी। आपकी हाइट क्या है, मेरी हाइट क्या है, ये वेरी करती है। इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो भी लिटिल बिट क्या है, वेरी कर जाती है, पर इतना याद रखना है अप्रोक्सीमेटली इट इज 3.5 टाइम्स ऑफ आवर बॉडी। तो आगे देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है विली या विलाय, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस कर सके। ये क्या होता है एक्चुअल में, These are the hair like projection, यानी कि जो आपकी छोटी आंत है, अगर मैं उसे काट के दिखाती हूँ बीच में से, तो उसमें छोटे छोटे ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे बालों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं हल्के हल्के। ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई में लंबी होती है लेकिन बहुत ही बारीक पतली होती है। तो इसके अंदर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, जैसे हम विली बोलते हैं, ये क्या करते हैं, इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। ध्यान दीजिएगा, विली का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप याद रखेंगे इसे। अब आते हैं मेन वही फंक्शन, जैसा कि हम जानते हैं बिना एंजाइम्स के तो पाचन क्रिया पॉसिबल ही नहीं है। तो पाचन क्रिया में आते हैं, हम अपना जानते हैं सबसे पहले आंत के बारे में कि जो इंटेस्टाइन है वो जिस जूस को सिक्रीट करता है उसे हम इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं या फिर आंतरिक रस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंटेस्टाइनल जूस या फिर आंतरिक रस। और बात की जाए एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की, हम एक वयस्क मनुष्य की बात करते हैं जो कि हेल्दी है, उसकी बॉडी में अबाउट 2 लीटर यानी कि प्रतिदिन 2 लीटर के करीब क्या रिलीज होता है, इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस होता है। अब क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस की बात हम कर रहे हैं तो उसमें हम बात करेंगे तरह तरह के एंजाइम्स की। तो देखिए, फर्स्ट एंजाइम आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है इरिप्सिन। इरिप्सिन का काम क्या होता है, अब ऊपर से ही आप देखिए पचना शुरू हो गया। अब ये दो जगह एक्ट किया, पहले पेप्सिन ने प्रोटीन को बचाया, फिर ट्रिप्सिन ने बचाया। स्टिल अगर कोई प्रोटीन की मात्रा बच गई है या कोई इंटरमीडिएट रह गया है तो उसको इरिप्सिन पचाने का काम करेगा। मैंने लिखा है यहाँ पे रिमेनिंग प्रोटीन, बचा हुआ प्रोटीन, इसको बचा के वो लास्ट प्रोडक्ट आपको क्या देता है, अमीनो एसिड्स देता है। ध्यान दीजिएगा, एंड प्रोडक्ट की बात हो रही है तो एंड प्रोडक्ट क्या रहता है, अमीनो एसिड रहता है। सेकंड आप देख रहे हैं, सेकंड मैंने लिखा है माल्टेज। माल्टेज जिसका हम अपना सैलिवरी ग्लैंड में भी बात कर चुके हैं कि ये आप बात करें फ्रक्टोज की, ग्लूकोज की, ये सब एक शर्करा यानी कि शुगर के टाइप्स हैं। तो ये जो माल्टेज है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, इसके नाम एक जैसे से आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी कि माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली जो सुक्रेज है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि इरिप्सिन रिमेनिंग प्रोटीन, बचे हुए प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। माल्टेज की बात करें तो वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज की बात करें तो वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। आगे आते हैं लैक्टेज। लैक्टेज आपके लैक्टोज को, देखो आपके मिल्क में पाया जाता है, ये
ध्यान दीजिएगा, जैसे आप दूध से दही जमाते हैं तो आप देखते हैं ना क्या होता है, जो लैक्टोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो क्या करता है, कोएगुलेट होना शुरू हो जाता है। उसके पीछे भी एक जीवाणु है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ध्यान रखेंगे आप, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो क्या करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। लास्ट है हमारा लाइपेज, जिसका हमने पहले भी पढ़ लिया अपना कि लाइपेज क्या करता है, फैट को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, लाइपेज फैट को ग्लिसरीन और फैटी एसिड एंड प्रोडक्ट यानी कि फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये तो थे हमारा सारा इंटेस्टाइन और इनके बारे में, लेकिन खाना अब जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया है, अब आपको करना क्या है। देखिए, खाना डाइजेस्ट होने के बाद मेन काम ये रहता है कि हमारे शरीर को उसकी कितनी जरूरत है, नीड कितनी है, तो वो क्या करेगा, फूड एब्जॉर्प्शन का काम, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही शुरू हो गया, अब फूड एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद एसिमिलेट यानी ब्लड में वो चला गया है, डिफ्यूज हो गया है, अब हमारे बॉडी को जहां जहां रिक्वायरमेंट है वो यूटिलाइज होगा। यूटिलाइज होने के बाद जो हमारी लास्ट प्रोडक्ट यानी कि जो लास्ट स्टेप है वो है डिफेकेशन। डिफेकेशन यानी कि इजेशन। अब देखिए, जितना भी खाना ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे रिएक्शन के बाद कहां जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जितना भी खाना जो पूरा डाइजेस्ट हो चुका है वो पहुंचा, उसमें एक्सेस अमाउंट में जितना भी सॉल्ट और वाटर होता है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर रेक्टम और एनएस के थ्रू यानी गुदा और जो जितना भी आपका मल द्वार होता है यानी बाहर निकालने की जगह होती है, वहां से बॉडी से वेस्ट बाहर हो जाता है। तो ये थी हमारी पाचन प्रणाली। आई होप आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। पसंद आई है तो लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।